अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। मुख्तलिफ शोबों की तरफ से इस बजट को कहीं वेलकम किया गया और कुछ ने इसको कहा है कि ये महंगाई का बजट होगा। इसमें जो सनतों की बेहतरी के लिए, बंद सनतों का पहिया दोबारा चलाने के लिए जो मतलूबा इकदाम थे वो नहीं किए गए, लेकिन हुकूमत ने रियल स्टेट सेक्टर समेत, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे एक उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है कि जो बेहतरी का सफ़र है वो शुरू हुआ है, जिससे इस्तेहकाम हासिल करने में मदद मिलेगी। किस हद तक इसमें हम इस्तेहकाम हासिल कर पाएंगे और जो रोज़गार के मौक़े हैं, महंगाई कंट्रोल करने का मामला है और गुर्बत में कमी है, क्या ये मेजर्स भी मुख्तलिफ ऐसे लिए गए हैं जिसके नतीजे में ये नताइज भी आइंदा माली साल के बजट में हमें मिल सकेंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। और बिलखसूस जो गैर मुल्की असासों पर हुकूमत ने कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म किया है, क्या इसके नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपना सरमाया इन्वेस्ट कर चुके थे, अब क्या वो इस सरमाया को पाकिस्तान ला सकते हैं? और जो रुकावटें थी वो दूर होने के नतीजे में यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के अंदर वो कितना अपना रोल प्ले करेंगे, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन के आलमी सतह पर पाकिस्तान की काफ़ी रंग ला रही हैं। अमेरिका और ईरान के मबैन मुस्तकिल जंग बंदी और एक इस सिलसिले के अंदर एक अमन मुआहदे के लिए रास्ता हमवार हो चुका। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस बात की तस्दीक कर चुके कि इस मुआहदे का जो हतमी मतन है वो तय पा चुके हैं। कुछ दीगर फॉर्मेलिटीज़ तय होना बाकी हैं, लेकिन बताएंगे आपको कि ईरान ने क्यों आलमी ताकतों से ये मुतालबा किया है कि इस जो इनिशियल मुआहदा है जिसका नाम इस्लामाबाद एकॉर्ड होगा, ईरान उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करेगा। इसकी पसे पर्दा वजूहात क्या हैं, कंसर्न क्या हैं, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितरत ख़ारिज के खिलाफ दो मुख्तलिफ ऑपरेशन करते हुए 48 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया है और वो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इन ऑपरेशंस में मारे गए हैं जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस तवील अरसे से चेस कर रही थी। उसके साथ फितरत ख़ारिज की तरफ से मासूम बच्चों को जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाने का भी इंकशाफ हुआ है। ये किस तरह का इनका मकरू चेहरा है वो भी आज के शो में आपके सामने रखेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर कार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि मुल्की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र मोतीवाला साहब, मोहर मौशियत हैं, साबिक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, किस निगाह से देखते हैं आप इस बजट को? बिलखसूस हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि ये बड़ा बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा, कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। आपने इसको बहुत तफसील के साथ स्टडी कर लिया होगा, कैसा है ये बजट? देखिए, कंपेयर टू लास्ट ईयर के बजट से तो बेहतर है, क्योंकि लास्ट ईयर तो बिल्कुल ही थोप ही गया था ना, हर चीज डाल दी गई थी। इसमें थोड़ा रिलीफ दिया गया है, थोड़ा थोड़ा मुलाजमीन को गवर्नमेंट के थोड़ा उनके इंक्रीज इन सैलरी हुई है, उनको डिक्रीज इन टैक्सेशन हुई है, ब्रैकेट्स बना दिए हैं, स्लैब्स बना दिए हैं अपना, और इसमें कई जगह पर छोटे मोटे दिए हैं परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें काम हुआ है वो हुआ है कि भाई दो चीजें, एक तो कंस्ट्रक्शन को रिवाइव करवाने के लिए मराहत बहुत अच्छी दी हैं, दूसरा वो जो फिक्स्ड इनकम के लिए दुकानदारों को एक फिक्स इनकम दे देने का 1 सेंट फॉर अ ईयर, तो वो भी एक अच्छा है कि भाई पहले इससे पहले एफबीआर का उनका झगड़ा चलता था एसोसिएशंस का, कि वो कहते थे भाई आप सब अकाउंट्स दो, स्लिप्स दो, उस पर एसोसिएशन तैयार नहीं थी कि भाई हमारे पास ना इतने वसाइल हैं, ना हम इतने बड़ी वे ऑफ डूइंग थिंग्स कर सकेंगे जी। तो वो इन्होंने जो है इस हुकूमत ने और इस एफबीआर ने समझकर ये कर दिया है कि भाई अब इनसे जो मिल रहा है वो ले लो, इनको उसमें ले आओ अंडर द सर्कल के भाई टैक्सेशन के उसमें पाई में अंदर आ जाए। तो ये 1% या 25,000 रुपया या जो भी है टर्नओवर के ऊपर, हाईएस्ट टर्नओवर पर 2 करोड़ रुपए के ऊपर, तो ये एक किस्म का सिंबॉलिक है कि भाई आप आ जाओ टैक्स नेट में। बाकी ये है कि ये दो चीजें मुझे पसंद आई हैं। बाकी जो चीजें थी
कि भाई बिजनेस क्लास के टैक्स को खत्म कर दिया है, ये तो मामूली सी बातें हैं, ये कोई वो नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। ठीक, अब लेकिन जो सर मैं बड़ा जरा मसला अवाम के अंदाज में अपने व्यूअर्स के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जानना चाहूँ आसान अल्फाज में, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो वैसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आने वाले माली साल में उसके ऊपर इसका क्या असर होगा? रोजगार के मौके आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, महंगाई कंट्रोल रहेगी? अगर ये थोड़ा सा इस हवाले से अपनी असेसमेंट अगर आप दे सकें। देखिए, हमारे एक दोस्त हैं, बड़े मस्ती वाले हैं, तो वो जो है उन्होंने कहा कि भाई चैनल पर कि भाई कोई भी तरीके से हमें कोई गुड न्यूज ना दे, बस अच्छा, जैसा है वैसे चलने दे, बाकी आ जाएगी मतलब इन्वेस्टमेंट। हम इस पे आप भी राजी हैं कि जैसा है वैसे चलता रहे, मजीद बोझ ना ला दें या खराब ना करें, इस पे भी हम कोई राजी हैं। नया, उससे बाय मिस्टेक उससे गाली भी निकल गई है जो सेंसर्ड हो गई थी। राइट। लेकिन ये है कि अपना बात तो बिल्कुल क्लियरिटी की है कि भाई आप जो है इसको चलने दें, ऐसे ही चलने दें, हमें कोई गुड न्यूज नहीं चाहिए, आप ठीक है। उस पर कोई बोझ ना ठीक डालें। है। इससे ज्यादा मैं लेने में नहीं कह तो सकता। दूसरे अंदाज में आप समझते हैं कि हमें अगर इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए, अगर हम इस्तेहकाम भी रहता है पॉलिसीज में, टैक्स रेट में और डिफरेंट इंसेंटिव्स में, तो फिर भी बेहतरी का सफर शुरू हो जाएगा, जो मैं आपकी बात से मैंने ये अखज़ किया है। ठीक है, अभी अखज ना करें, अच्छा। क्योंकि अभी तो ये 3 साल से बोल रहे हैं कि अब डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो ठीक है। वजह तो है, अब हम डेवल्स एडवोकेट बनते हैं, मैं बनता हूं कई मरता, कि भाई हुकूमत के पास मैन्यूवरेबिलिटी का जगह ही नहीं है। ठीक। एक तो ये ईरान अमेरिका की वॉर ने हमें परेशान हकीकत तो किया हुआ यही है। है, बिल्कुल। दूसरा, हमारी इंटरनल जो जंग चल रही है बलूचिस्तान में और इंडिया से, और ये एक मुसीबत की भी है। फिर एक है अपना इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो 5 जून का 12 जून में आ रहा है। फिर उनको समझाना कि वॉलंटरीली क्या होता है, किसी ने जाकर समझाया होगा ना कि वॉलंटरीली वापस सूबे पैसे फेडरल को दें, तो ये खुद कह रहे हैं कि हम वॉलंटरीली कर रहे हैं, तो ठीक, ये किसी ने समझाया इनको, अब आप समझ मैं जाए। समझ गया हूं। ठीक है। तो अच्छा सर, ये बताएं, आप रियल स्टेट के हवाले से भी आपकी बड़ी पल्स है, ये बताएं कि जो रियल स्टेट के हवाले से गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम किया है, इससे रियल स्टेट का शुबा बरह रास्त और उसके साथ जो दीगर अलाइड इसके साथ इंडस्ट्रीज हैं और रोजगार के मौके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये किस हद तक आपको फ्लोरिश करते हुए दिखाई देती है? देखिए, अब ये है कि रियल स्टेट इतना डीप क्राइसिस में चला गया था कि भाई सब जगह से खबरें बुरी आ रही थी। अब ये है कि इसको टेस्ट करने के लिए, वाटर्स टेस्ट करने के लिए, वो भी यही चाह रहे थे कि ये छोटा मोटा देकर आप टैक्स नेट को बढ़ा लें, यानी ठीक। जो खरीदार है, जो सेलर है, उसके नाम आ जाए, ये हो जाए। ठीक है। तो उसमें तो अभी कम करके पॉजिटिव दिया है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो। ठीक। दूसरा, अपना जो सबसे बड़ा जो है ना कि भाई आप रियल स्टेट में नो क्वेश्चन आस्क वाला भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जो क्राइसिस दूसरे कंट्रीज में आया अरब वर्ल्ड में, तो ये कोशिश में होंगे कि इधर से कन्वर्ट हो इन्वेस्टर दोबारा वापस पाकिस्तान की तरफ। देखिए, एक टाइम था, ऐसा बूम आया था कि लंदन में, लीड्स में, बर्मिंघम से भी पाकिस्तानी फैमिलियां वापस आने लगी थी। ठीक। और अभी भी कोशिश में है, क्योंकि वो उधर भी अब मसाइल बढ़ गए हैं, इकोनॉमिक कंडीशन अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ना, वो खराब हो गई है। ठीक। तो अब जो है, ये अगर डाइवर्ट होता है और इनको लगता है सेफ एंड सिक्योर है, तो उसका फायदा ना सिर्फ पाकिस्तान को होगा, बल्कि कंस्ट्रक्शन की रिवाइवल में बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, पाकिस्तानियों को गैर मुल्की अपने असासे डिक्लेयर करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना था, FBR की भी परेशानी थी, उसके बाद कैपिटल वैल्यू टैक्स का भी मामला था। अब उस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है, और यूएई के हालात हों या भी आपने वर्ल्ड वाइड जिन हालात की आपने निशानदही की है, उन हालात के तनाजुर में क्या समझते हैं कि जब कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, तो अब पाकिस्तानी बिला खौफ अपने असासों को, गैर मुल्की असासों को जाहिर करेंगे, अपने फंड्स को, सरमाया को पाकिस्तान लाएंगे, जो यहाँ पे एनवायरनमेंट बन रहा है और थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी आ रही है, इस हवाले से क्या प्रोजेक्शन है आपकी? देखिए, यही एक $1 मिलियन का क्वेश्चन है कि जो पहले जिन्होंने एमनेस्टी ली थी, जी। उनके ऊपर डिक्लेयर करने के बाद मुश्किलात बढ़ी थी, घटी अच्छा। नहीं थी। ठीक। और वो अश्योरेंस जो थी ना, वो खराब हुई थी। तो वो कहते हैं ना, अब
छूट इजी इजी स्टेपिंग लेंगे वो, कि भाई ऐसा ना हो कि दोबारा हमारे पर एमनेस्टी के बोझ से हमने अपने पैसे वाइट किए, बाहर डिक्लेयर कर दिए, तो उसके ऊपर भी मसला आ गया। तो ये जो है, अब वो रिएक्शन आपको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी देगा रिमिटेंस के थ्रू, कि भाई मैं भेज रहा हूँ। ठीक। नहीं तो अपना ये रिमिटेंस जो अभी तक आ रही है, वो तो वो है जो मजदूर तबका जो हर जगह काम कर रहा है, उन्होंने इंक्रीज भी दिखाया ईद के वक्त। जुलाई में दोबारा वो नॉर्मल रेसी पर आ जाएगा। तो ठीक। ये तबका जो है ये अलग है, जो उधर एसेट्स लेकर बैठे हैं वो अलग हैं, और जो वापस आना चाहते हैं वो अलग है। 3 एरियाज में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ से तो अभी एक खबर नहीं भी है कि काफी लोग एग्जिट कर रहे हैं बाहर जॉब देखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो जॉब नहीं मिलेंगे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, अगर जीडीपी नहीं बढ़ेगा, अगर डॉलर का रुपये का स्टेबलाइज इतने ही होगा, अगर महंगाई बढ़ेगी, तो यहाँ तो जॉब नहीं है। ठीक। अब वो जॉब बाहर करने जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनको अभी भी डर है कि ये इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जफर मोती वाला साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा ख्वाजा मतीन साहब को। खैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खैर साहब आप किस निगाह से देखते हैं, गवर्नमेंट तो बहुत बड़े दावे कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये रिलीफ का बजट है, ये अवाम की फलाह तरक्की का बजट है और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। आप किस तरह देखते हैं जिसके अंदर डिफरेंट मैयर्स लिए गए हैं? हुकूमत तो हर साल ये दावे करती है, लेकिन आप चूँकि आम आदमी की मुश्किलात को समझते हैं, उसके जो इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ता है, उस कॉन्टेक्स्ट में कैसा बजट है ये? भट्टी साहब, ये जो FBR ने खाने पीने घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं इन पर टैक्सों की भरमार कर दी है, तो ये कैसा रिलीफ है? जो एक आम आदमी खुर्दनी तेल, घी, मिठाइयाँ, मसाले, इन पर आपने सब पर 18% जनरल से टैक्स लगा दिए, GST बढ़ा दिया इतना ज़्यादा। अब ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। मैं कहता हूँ जो मर्ज़ी आप करें, जो अशाए ज़रूरियाँ हैं, जो हर शख्स ने, गरीब आदमी ने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उसको तो इन चीज़ों से मुस्तस्ना करार दे दीजिए जी। आप लगाइए, लग्जरी चीज़ों पर टैक्स लगाइए, उन पर आप करिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो आम आदमी का इसमें कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है। इसमें बिल्कुल आम आदमी को पहले मरा हुआ था, उसको मजीद इन्होंने बोझ डाल दिया है। आम इस्तेमाल की जो अशिया की चीज़ें ये सब महंगी कर देंगी, बल्कि जो बाथरूम की चीज़ें हैं वो भी महंगी कर दी है। उसका जो लवाजमात छोटे मोटे होते हैं वो भी, उस पर भी टैक्स लगा दिए। यानी कि मामूली से मामूली चीज़ों को भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। लेकिन अब मैं आता हूँ, 2-3 चीज़ें इसमें अच्छी भी हुई हैं। हम अरसा दराज से ये सुन रहे हैं, जो जितने भी माहिर मईशत हैं, रियल इस्टेट का शोबा हमारा बैठ गया है, रियल इस्टेट को उठाएं। बिल्कुल। इसमें मैंने देखा है जो उसमें विद होल्डिंग टैक्स है उसमें कमी कर दी इन्होंने, 2.5 से 1.25 कर दिया है। इससे चलो शुक्र है। ये इसके साथ जो रियल इस्टेट का शोबा उठता है ना, कई लोगों ने प्लाटों में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो सब के सब 2-3 साल से, जब से PT की हुकूमत गई है, वो स्टक पड़े हैं। वो उसकी कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं हो रहा, कम हो रही है, बल्कि ये उसी जगह पे खड़ी हैं। चलो इसके साथ जो अगर रियल इस्टेट का शोबा उठता है, आपको पता है इसके साथ सारी एक जो तमीराती शोबा है उसके साथ भी पूरी इंडस्ट्री मुंसलिक है। ठीक है, तो इससे मैं समझता हूँ कि इससे कुछ रिलीफ लोगों को फराम मिल सकता है, कारोबार उठ सकता है। रियल इस्टेट का शोबा, अब हर बंदे की इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार है। अगर रियल इस्टेट का शोबा उठेगा तो मेरे ख्याल में रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। और दूसरा एक इनका जो एक कदम है, जो तनख्वाहों में इन्होंने एक स्लैब बना दिए हैं, उसमें रिलीफ, जो टैक्स कम किया, टैक्स कम किया है। चलो ये तो सरचार्ज भी खत्म किया, तनख्वाहदार तबका है जो उसको सांस लेने का मौका मिलेगा। ये जो चीज़ें देखें ना भट्टी साहब, जो अच्छी चीज़ें करेंगे तो हम उसकी तारीफ करेंगे ना, तहसीन करेंगे। लेकिन हालात भी मुश्किल हैं। ये जो जंग, ईरान अमेरिका जंग ने भी पूरी दुनिया में कसाद बाजारी का एक बाजार गर्म हुआ है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, मियां नवाज शरीफ से ये तवक्को यही थी कि मैं जो तवक्को कर रहा था कि आम आदमी को कम से कम रिलीफ देंगे। अच्छा सर, मैं ये आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कराची जो पाकिस्तान की तजारती और मुआशी सरगर्मियों का हब है, रियल स्टेट की बात करें या दीगर शोबों की बात करें, वहाँ पे जब चहल पहल होती है तो पूरे मुल्क को उसके डिविडेंड मिलता है। इस बजट के अंदर जो फीचर सामने आए हैं, वो रियल स्टेट का शोबा हो, वो एक्सपोर्ट का शोबा हो या दीगर शोबे हों, कराची की मार्केट के ऊपर इसका क्या असर आपको दिखाई देता है आने वाले दिनों में? देखिए, कराची का तो एक फिनोमेना ही अलग है ना, कि सबसे बड़ा शहर, उसकी पहले तो पॉपुलेशन को गिनते नहीं है कि कितनी क्वांटिटी हो गई है, बताता ही नहीं। कोई 2.5 करोड़ बोल रहा है, कोई 3.5 करोड़ बोल रहा है। गवर्नमेंट छुपा रही है, क्या कर रही है,
नहीं मैं बात करना चाह रहा, लेकिन ये है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बैठा हुआ है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा है, तो मैंने तो आज कई चैनलों पर ये भी बोला है कि भाई आप जो है ना इसको डिक्लेयर कर दो एक सिटी इन इमरजेंसी में, और आप इसके जो डेवलपमेंट के हैं जो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो करप्शन आता है वो भी बजट में दिखा दो कि भाई करप्शन, जब आपके एक रिसोर्सेज रेवेन्यू आपके पास है, आप एक्सपेंडिचर करने गए, वहां से पैसे गायब हो गए, तो वो एक्सपेंडिचर के अंदर फिर आपको फिल अप करना पड़ेगा। तो ये भी बता दो कि भाई ये जगह पर हुई है करप्शन, तो इसको हमने इधर 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 से फिल अप किया, ताकि लोगों को ये समझ आए कि एक और ड्रेन आ गया, एक और लीकेज हो गई। अब यहाँ पर तमाम रोड टूटे हुए हैं, तमाम किस्म के, जहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन है उधर इंडस्ट्रियल जोन में मसाइल आ गए हैं, और ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा हाल है कि ये लगता ही नहीं है जो हमने 70s 80s में कराची देखा था वो इससे बेहतर था। ठीक, अब ये हाल है कि आप कई एरिया में तो जा ही नहीं सकते, इतने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। ठीक, तो आप चाह रहे हैं कि ये जो इंजन है इसका फायदा उठाएं, तो पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही करें। आपका सीवरेज यहाँ नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर नहीं है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक का मसले चल रहे हैं, आपका पानी का मसला K4 K2 K3 तमाम रोड VRT, और इनफैक्ट करप्शन इतनी है कि पूरे रोड खा गए हैं कि कराची से हम जैसे M9 से जा रहे हैं तो उसमें से एक पैच कोई सिटी के पास पूरा गायब है, खाली है। ठीक, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर दो, ये शहर आपको दोबारा पूरे पाकिस्तान को खड़ा कर दे। बिल्कुल ठीक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दें और अच्छी पॉलिसी हो, गुड गवर्नेंस हो, तो डेफिनेटली ये शहर न सिर्फ कराची भर को बल्कि पूरे स्टेबिलिटी की तरफ ले आएगा, मौशी बेहतरी की तरफ लेके आएगा। या हमारे साथ मौजूद थे ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में मुल्क की एक्सपोर्ट का हदफ $32 अरब रखा है, जबकि मुल्क की इंपोर्ट $70 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया है, जो कि हर साल के बजट के अंदाजे के मुताबिक इंपोर्ट तो बढ़ जाती हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट जो हम बेंचमार्क मुकर्रर करते हैं उस तक भी नहीं पहुँच पाती, और गुज़श्ता कई सालों से हम इसी दायरे के आस पास घूम रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एप्टमा के मेंबर्स का है, जो कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मेंबर्स एसोसिएशन के नाम से जाने जाते हैं। क्या वजह है कि एप्टमा हो या दीगर शोबे हों, हमारी एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के अंदर कामयाब क्यों नहीं हो पाती? मुस्लिम लीग नून के साबका दौरे हुकूमत के अंदर भी $100 अरब तक मुल्क की एक्सपोर्ट ले जाने की बात की गई थी, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अब एक मरतबा फिर 2035 तक ये हदफ रखा गया है, क्या उस तक हम पहुंच पाएंगे? लेकिन रवा आइंदा माली साल के अंदर जो बजट के अंदर हदफ रखा गया है वो $32 अरब क्यों है? और अब जो डिफरेंट हुकूमत ने टैक्सेस के ऊपर नज़रसानी की है, क्या वो एप्टमा को और दीगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करेंगे, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी या नहीं? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद साहब। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, अभी मैं आपको वीडियो स्क्रीन पर देख सकता हूँ, गुज़श्ता एक साल में आपने इस्लामाबाद में बहुत भाग दौड़ की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, ए ब्लॉक हो, क्यू ब्लॉक हो, सब जगहों के आप दिन रात दिखाई दिए, आपके बेशुमार खतूत गए, और लग ये रहा है कि इतनी भाग दौड़ के अंदर आपका वजन भी काफ़ी कम हो गया है। लेकिन हमें ये बताएं, जो आइंदा माली साल का बजट आया है, आपकी जो तजावीज़ थी, जो मसाइल थे, जिनकी जो हर्डल्स थी, वो किस हद तक रिमूव हुई हैं, या अभी भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मजीद इसमें बेहतर होनी चाहिए थी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, मैं ये समझता हूँ, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने रिकग्नाइज किया कि कितनी भाग दौड़ की है। और मेरा ख्याल है पिछले 1.5-2 साल में आई थिंक मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते इस्लामाबाद 1-2 दिन होता था और मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाता था, जहाँ दरवाजे नहीं खुलते थे तो इंतज़ार करते थे। सर, इशू है कि इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने बड़ी रोजी पिक्चर पेंट की है जी, फिर उतनी रोजी नहीं है, स्टेबिलिटी की तरफ है। और अफसोस हमें इस बात का होता है कि जहां पाकिस्तान को माशाल्लाह इंटरनेशनल फ्रंट पे इतनी पज़िराई मिली है जी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, तो हम लोग क्यों इकोनॉमिक फ्रंट पे अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बना पाते, या इसको अंधेरों
पे उजाले में क्यों नहीं ला पाते? और उसके सर फिक्सेस और सोल्यूशन बड़े सिंपल है। ठीक, हमारा काम हुकूमत वक्त पे तनकीद करना नहीं होता, रादर सोल्यूशंस देना होता है। और बिल्कुल। बार बार देते हैं कि खुदारा आप बांग्लादेश की, वियतनाम की, श्रीलंका की, सिर्फ इंडिया की, सिर्फ इन 4 ममालिक की ना पॉलिसीज कॉपी कर लें, हमें सेम बिजली का टैरिफ, गैस का टैरिफ दे दें, हमें सेम टैक्सेशन का निज़ाम दे दें, हमें सेम शरह सूद दे दें। अगर आप सेम नहीं दे सकते तो उसके करीब करीब दे दें। उसके हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं मांग रहे। ठीक, हम बार बार कहते हैं कि इसको एक तरजीह बनाएं। ये आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अर्निंग सेक्टर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, सबसे बड़ा टैक्स कंट्रीब्यूटर है। बैंक्स और इन सारों को, बैंक्स को छोड़, बैंक्स के अलावा। तो ये बार बार गवर्नमेंट को समझाया है। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है गवर्नमेंट शायद हमारी बात पूरी तरह से समझती नहीं है या समझना नहीं चाहती, और तरजीहात हैं। बजट में मैं समझता हूँ सर कि जो सुपर टैक्स इन्होंने 15 से 50 करोड़ की इनकम के ऊपर जीरो किया है, वो जी। एक अच्छा स्टेप है। ठीक, 50 ऊपर 10 से 8% किया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजट से एन पहले कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि एक्सपोर्ट के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं कि जब फाइनेंस एक्ट आएगा तो 50 करोड़ की से जायद की इनकम के ऊपर क्या वो ठीक, 8% होगा या जीरो होगा। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि सुपर टैक्स लगाया 1 साल के लिए गया था, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के थ्रू, सही या गलत वो एक अलग बहस, उसमें हम नहीं जाते, कई सालों की सुपर टैक्स की रिकवरी की। बट बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप है, दे रहा है, दुरुस्त है। सर कैप्टिव पावर, कैप्टिव लेवी का जो मामला था उसके ऊपर भी आपकी एक तवील स्ट्रगल है, लीगल स्ट्रगल भी हुई, लीगल बैटल भी आपने लड़ी, उसके बाद मिनिस्ट्री को भी आपने सेंसिटाइज करते रहे, अल्टीमेटली उसको रिवाइज किया गया। कलर रिवाइज के अंदर भी कोई अफसरशाही ने को डंडी मारी है, जिसके अंदर जो ऑफ पीक और पीक आवर्स के रेट को कैलकुलेट करना था, उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि 3-4 रुपए यूनिट का भी फर्क है। ये क्या वजह है? कौन इसको अगेन जो एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ था उसको सबूताज करने की कोशिश करता है कि जो रियलिस्टिकली आपका टैरिफ एडजस्ट नहीं हो पा रहा? भट्टी साहब, ये हमारे ना अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, वो जो हमें लिख के देते हैं ये उसको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करते। और हम इनको एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स नेपरा की किताब से इनको पीक ऑफ पीक टैरिफ लिख के दिया, उससे कैलकुलेशन बना के दी। इन्होंने जो ऑफ पीक का टैरिफ था वही गलत लगाया हुआ है, इन्फ्लेट किया हुआ है। हमने ये पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब को, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को पॉइंट आउट भी कर दिया, और खत की कॉपी आप तक भी पहुंची होगी, आपने देखी होगी, जी, बट उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर हम इस हफ्ते सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे और उनको ये बात बावर कराएंगे कि कैप्टिव लेवी को तो एक्चुअली ऑलमोस्ट निल बटा निल हो जाना चाहिए अगर आप पीक ऑफ पीक को इकट्ठा मर्ज करें एग्जैक्ट बेसिस पे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। जो बजट के सेलेंट फीचर्स अब तक सामने आए हैं और इसमें अगर कुछ मजीद बेहतरी हो जाती है, जैसा कि अभी आप कोशिश करेंगे कि फाइनल जो फाइनेंस एक्ट होगा उसके अंदर चीज़ें और बेहतर हो जाएं, तो उससे क्या तवक्को करते हैं कि गुज़श्ता 2-3 सालों में वो सनतें जो बंद हुई थी, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पर भी काम कर रही थी, उनके चलने के और पहले से चलने वाली सनतें जो मुश्किलात का शिकार थी, उनकी आउटपुट कितनी बेहतर हो सकती है, और जो बंद हुई थी क्या वो रिवाइव हो सकती हैं? रिवाइवल के लिए कुछ भी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग सनतें थी जिनके साथ ज्यादती हो रही थी, जो पार्शियल कैपेसिटी पे या सिसक के चल रही थी, उन्हें ये सुपर टैक्स के खात्मे या रिडक्शन से, एंड जो 2% डिडक्शन एट सोर्स और फॉरेन पेमेंट पे होती थी एडवांस टैक्स, उसमें उसको 2 से 1.25 पे लाने में ब्रीदिंग स्पेस जरूर मिलेगा। सबको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, लेकिन बंद सनत आप कहें कि इससे चल जाए, मेरा नहीं ख्याल वो होगा। हमारे साथ थे चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में ईरान और अमरीका के मबैन मुस्तकिल जंग बंदी के लिए एक इनिशियल, जिसको हम MOU कहा जा रहा है, उस पर दस्तखत होने की राह हमवार हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस बात की तस्दीक की थी कि अमरीका और ईरान के मबैन होने वाले मुआहदे का जो मतन है उसको तय कर लिया गया है, लेकिन अगला जो मसला था वो इस पर दस्तखत होने का मामला था।
कुछ इतलात ये आई कि फ्रांस में G7 ममालिक का जो इजलास हो रहा है उससे पहले या उसके फ़ौरन बाद इस पर दस्तखत हो सकते हैं। लेकिन अब खबर ये आई है कि ईरान ने वहाँ पर जाकर एक फिज़िकली वहाँ पर उसकी लीडरशिप पर जाकर इस पर दस्तखत करने की बजाय ईरान ने मुतालबा किया है कि इस मुआहदे के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ईरान करेगा। यानी कि ईरानी क़यादत ईरान से बाहर जाने को तैयार नहीं है, लेकिन वही ईरानी क़यादत जो इससे पहले पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा आई और पाकिस्तान में भी आकर इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत करने को तैयार थी। लेकिन अब क्या वजह है कि ईरानी क़यादत पाकिस्तान की बजाय किसी और मुल्क में जाकर इस मुआहदे पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है, और कौन से ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी है। खान साहब, अगरचे के ये पहला बड़ी कामयाबी तो डेफिनेटली मिली है जो कि पूरी दुनिया जिसकी मुंतज़िर थी। पूरी दुनिया चाहती थी कि यहाँ पर पीस अकॉर्ड हो। पाकिस्तान की कोशिश जारी थी, पैरेलल वो ममालिक जिसमें इजराइल भी था, भारत भी था, ये इस अमन की काविशों को सबोताज करने की कोई कोशिश इन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ये बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ है जिसके मुताबिक उस मुआहदे का मतन तो तय पा गया, इनके तमाम शराइत व ज़वाबित तय पा गए हैं। अब उसके ऊपर दस्तखत होने, बताइए कि क्या माजरा है कि ईरान ने फ्रांस में जाकर इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने से माजूरी का इजहार किया है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना चाहता है। ईरानी क़यादत ईरान के अंदर रहते हुए इसके ऊपर दस्तखत करना चाहती है। एक तो भट्टी साहब, मैं आपको बात बता दूं कि ये जो तकरीब मुनक्कद होने जा रही है, ये सारा कमाल ना ईरानी क़यादत का है ना अमेरिकन क़यादत का है। ठीक, इन्होंने तो आखिरी दम तक 3 दिन पहले भी एक दूसरे पर हमले किए। ये पाकिस्तानी क़यादत का तदब्बर है, इनका फहम है, इनका हौसला है कि किसी मौके पर भी देख लीजिए, जब आखिरी हमले भी हुए उस वक्त भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया कि हम अभी भी पुरुम्मीद हैं कि मामला हल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ये जो दस्तखत होने थे, ईरान के हक्काम ने, हमारी वहाँ बात भी हुई है, 2 टोक वाज़े अंदाज में बता दिया है कि किसी सूरत भी हम जनेवा में नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है उनकी बदहदियाँ बार बार, उनकी क़यादत को शहीद करना, बार बार हमले करना, ठीक है। इजराइल वो भी इस ताक में रहता है कि वो बाहर आए तो उस पर हमले करना। उन्होंने ईरानी क़यादत ने वाज़े और 2 टोक अंदाज में कहा है सॉरी, आज भी अगर पाकिस्तान में तकरीब होगी तो उसमें हम शिरकत करेंगे। अब ये तकरीब उन्होंने कहा है कि इब्तदाई तौर पर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे, हम उस पर जो आपने सही लफ्ज़ यूज़ किया MOU ही कह लें उसे, अगर वो मामला आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे चलता है, एग्रीमेंट पर अमल दरामद होता है, तो फिर फिजिकली भी तकरीब होगी। लेकिन वो किसी और जगह नहीं होगी, वो जब भी होगी वो पाकिस्तान में होगी। बिल्कुल ठीक, जब भी होगी पाकिस्तान में होगी। एटलीस्ट इनिशियल MOU पर दस्तखत होने के नतीजे में भी अब नया हुरमस खुल जाएगी, अमरीकी नाकाबंदी खत्म हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया डेफिनेटली सुख का सांस लेंगी, महंगाई की लहर थमेगी, खाम तेल की कीमतें नीचे आएंगी। तो लिहाजा सबकी नज़र मुंतज़िर इस बात की कि आइंदा 24 घंटों में अब ये इस तकरीब ये कहाँ मुनक्किद होगी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे या वहाँ पर जाकर सब लोग जाकर बनफ्से नफीस दस्तखत करेंगे या नहीं, ये आइंदा 24 घंटों में तय हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन और बात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में ऑपरेशंस किए हैं जिसके नतीजे में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जिनका ताल्लुक फितनुल खारिज से है, 48 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी सामने आई है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से फितनुल खारिज के खिलाफ, जहाँ पर पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेज इनकी कमर तोड़ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ऑन एंड ऑफ अफगानिस्तान की सरजमीन से दोबारा ऑपरेट होते हैं, दुश्मन मुल्क ताकतों के हाथों में खेलते हुए ये पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने की नाकाम कोशिश करते हैं और हर मरतबा इनको भरपूर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि फितनुल खारिज का एक और मकरूह घिनौना चेहरा सामने आया, जिसके मुताबिक फितनुल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द मासूम बच्चों के साथ उनका जिनसी इस्तेसाल करने में मुलविस पाए गए हैं। और वो बच्चे जो उनकी चुंगल में फंसे हुए थे, जब वहाँ से फ़रार हुए तो उनका बयान भी सामने आया कि किस तरीके के साथ ख़वारिज उनका जिनसी इस्तेसाल करते थे। जिनसी ज़्यादती शिकार बच्चे का एक बयान भी है जिसमें बताया गया कि इनका एक मरकज़ था ख़वारिज का, जिसमें 3 से 4 बच्चों के साथ खारजी जिनसी इस्तेसाल करते रहे। कई खारजी मुतअद्दिद बार ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और ये ज़्यादातर खारजी अफ़गानी थे। माहिरीन और उलमा कराम की मुक़द्दस मकामात और समाजी मराकत को दहशतगर्दी और बच्चों के इस्तेसाल की सख्त तरीन अल्फाज में मुतज़म्मत भी सामने आई है। खार साहब, ये ख़वारिज जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन दीन का मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को गुमराह भी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, दुश्मन मुल्कों के हाथों में खेलते हैं,
सिर्फ ये तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था दुनिया के सामने अश्कार हो चुका है, लेकिन अब मासूम बच्चों के साथ उनके साथ जिनसी उन्हें दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, उनका जिनसी इस्तेसाल करते हैं। ये उस जो मुतासरा बच्चा था उसकी वीडियो स्टेटमेंट सामने आई है। अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले जो 48 खवारिज मारे हैं, जो दहशतगर्द मारे हैं, उस पे जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं जहाँ वो जाने दे रहे हैं जी, ठीक है, पिछले दिनों ने हमले किए, शहीद हुए हमारे जवान। आज उन्होंने उनके 48 जो दहशतगर्द थे जी, जो बिल्कुल खारजी बेईमान किस्म के लोग, उनको मार दिया है, जहन्नम हासिल किया है। उसमें 4 बड़े खारजी हैं जी। जो कमांडर जो अरसा दराज से जिनको ढूंढ रही थी फोर्सेज, उसमें जो बड़ा खारजी है वो खालिद रजा है जी। उर्फ सलार जो था, एक खारजी मफ्तून है, खारजी मूसा, और इसी तरह खारजी इमरान उर्फ अयान, उसको मारा गया। ये बहुत बड़े दहशतगर्द थे। अपने आप को और अपने बच्चों को ऐसे गुमराह कुन लोगों से दूर रखना चाहिए, और बिलखसूस जो मासूम लोगों को कत्ल करते हैं, बच्चों को जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाते हैं, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।